Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. MATLAB stands for मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री. मतलब ये है कि इसके अंदर जितनी भी कंप्यूटेशंस होगी वो उसी तरह होंगी जैसे मैट्रिक्स की होती हैं, और ये हर वेरिएबल को मैट्रिक्स की तरह डील करेगा. तो इवन अगर हम इसमें एक वेरिएबल a = 1 लिखते हैं तो वो भी उसके लिए एक 1x1 का मैट्रिक्स है. तो स्टार्ट हम ऐसे करते हैं कि अब हम ये देखते हैं कि मैट्रिक्स को लिखने का तरीका, मतलब लिखने का जो सिंटेक्स है वो क्या है. तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ. अगर a = 1 लिखता हूँ तो ये तो एक 1x1 का एक मैट्रिक्स कंसिडर करेगा इसे. तो अगर आपके मैट्रिक्स में ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो आप उसको इस तरह लिख सकते हैं 1 2 3 4 5. तो अगर इनके दरमियान कॉमा भी आप यूज़ कर लें तो वो भी ठीक है. तो ज़्यादातर लोग इसके दरमियान स्पेसेस यूज़ करते हैं, तो मैं भी स्पेसेस यूज़ करता हूँ. दोबारा से मैं स्पेसेस पे जा रहा हूँ. तो 1 2 3 4 5 ये एक आपके पास मैट्रिक्स है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पे जाके जब मैं A प्रेस करूँगा तो ये 1 2 3 4 5 आ गया, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5. इसको डबल क्लिक किया तो स्प्रेडशीट की फॉर्म में भी हमें 1 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स A है जिसमें वैल्यूज़ क्या पड़ी हुई हैं 1 2 3 4 5. अच्छा, अब अगर आपने इस मैट्रिक्स का साइज़ चेक करना है तो साइज़ के लिए जो हम बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं मैटलैब में वो है SIZE, और जो मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का आपने साइज़ चेक करना है वो लिखें, एंटर करें तो आपको बता देगा कि इट्स अ 1x5 मैट्रिक्स. मतलब इसमें एक रो है और 5 कॉलम्स हैं. तो अगर आप इसे M फाइल में भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं. साइज ऑफ A और इक्वल्स, यहाँ पे आप रो और कॉलम, क्योंकि आपको दो वैल्यूज़ देता है तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ लिखूंगा. इसके आउटपुट पे दो वैल्यूज़ आती हैं, इस फंक्शन की आउटपुट पे दो वैल्यूज़ आती हैं, एक R होती है और एक C होती है. बिल्कुल आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी इसने R और C हमें रिटर्न किया था. इसको एग्जीक्यूट करें, ये अब हमें R भी बता रहा है, R इसका कितना है 1 और C कितना है 5. अब अगर आपने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज करना है, मतलब अभी तो इसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो है, अगर इसकी एक और रो बनानी है तो एक और रो बनाने के लिए हम 2 5 10 18, ठीक है. तो पहली रो में कितने वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, दूसरी रो में 1 2 3 4 1 रहती है, तो वो भी इंक्लूड कर देते हैं. इसको -12 कर देते हैं. तो इसको एग्जीक्यूट करें तो देखते हैं अब R कितने हैं, R2, क्योंकि अब मैंने दो रोज़ बना ली हैं और कॉलम्स उतने 5 ही हैं. तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए आप साइज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर आपने एक ऐसा एरे बनाना है जिसमें, या ऐसा एरे या फिर एक ऐसा मैट्रिक्स आपने बनाना है जिसमें सारे ज़ीरोज़ इंक्लूड हों, तो उसके लिए आपको खुद मतलब फ़र्ज़ किया आपको कहा जाए कि एक 1000 ज़ीरोज़ का एक मैट्रिक्स बनाओ ना, जिसमें 1000 रोज़ हों और 1000 कॉलम्स हों, तो उसके लिए आपको जाके खुद प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है. मैटलैब के अंदर इस तरह के फंक्शंस बने हुए हैं जो कि आपको कैलकुलेट करके देते हैं जितने का आप जितने का आप जो है ना मैट्रिक्स चाहते हैं. फ़र्ज़ किया 5x5 का जो है ना मैं एक मैट्रिक्स चाहता हूँ, बल्कि 5x4 लिख देता हूँ यहाँ पे. तो अगर 5x4 का एक ज़ीरो टाइप का मैट्रिक्स अगर मैं चाहता हूँ तो उसके लिए फिर मुझे ज़ीरोज़ का फंक्शन कुछ इस तरह है. ज़ीरोज़, पहले रोज़ लिखें कितनी रोज़ आपको चाहिए, फिर लिखें कॉलम्स. तो Z में ज़ीरोज़ वाला मैट्रिक्स आ जाएगा. चेक करते हैं यहाँ पे Z, तो Z को आप देख रहे हैं कि Z में ये मैट्रिक्स आ गया 5x5 का, 5x4 का, सॉरी. तो ये Z यहाँ से भी अगर डबल क्लिक करें तो ये Z में 5 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं. जब भी आपने दो मैट्रिक्स को ऐड करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ना वो सेम होना चाहिए. तो मैं एक B मैट्रिक्स ले रहा हूँ जिसको मैं A में ऐड करूँगा, तो B को भी मैं उसी लिहाज से उतने ऑर्डर का ही बनाता हूँ, वरना फिर मैट्रिक्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो पॉसिबल नहीं होगी. तो मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ना वो मतलब जो है ना 1 to 1 एडिशन होती है, क्योंकि तो इसलिए फिर ऑर्डर जो है ना दोनों का सेम होना चाहिए. तो 90 87 65 12 और 10, आई गेस ये दोनों बराबर हो गए हैं. पहले एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. देखते हैं कि साइज़ ऑफ A क्या है
मैं यहाँ पे चेक करने के लिए, क्योंकि मैं बार बार कमांड विंडो में इसलिए टाइप कर रहा हूँ चेक करने के लिए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि कमांड विंडो के अंदर आप किसी भी वेरिएबल को टेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह साइज ऑफ ए इस वक्त है मेरे पास 2x5, और अब देखते हैं साइज ऑफ बी क्या है। साइज ऑफ बी है 2x5, मतलब इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो मैं a प्लस बी लिखता हूँ यहाँ पे, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं और सी को चेक करते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं आता। सी आ गया हमारे पास ना, और क्योंकि दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट भी उसी ऑर्डर का होगा जिस ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर के वो होते हैं। तो इसी तरह आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट के लिए आप जो है ना माइनस साइन इस तरह यूज़ करेंगे। तो अब सी को ज़रा देखें तो ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे मैं ज़रा इसको क्लियर कर लूँ, क्लियर ऑल से सारे वेरिएबल्स ख़त्म हो गए। तो अगर आप इस कॉलम को हटा देते हैं तो सी जो का जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, आपको ये चीज़ बताती रहेगी हमेशा, ये एक किस्म की वार्निंग आती है कि अगर आप टर्मिनेट करना चाहें तो इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिक्स करें तो ये क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सी की आउटपुट डायरेक्ट नीचे आ जाए, आपको बार बार जाके वहाँ पे लिखना ना पड़े, तो ये सी का रिजल्ट यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया। तो इस तरीके से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने ज़ीरोज़ की बात की थी, इसी तरह एक और बात भी कर लेते हैं कि अगर आपको वंस का मैट्रिक्स बनाना पड़े तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी वंस के लिए भी मैटलैब ने फंक्शंस दिए हैं। तो जैसे मैंने 2x5 का एक वंस का मैट्रिक्स मैं बनाना चाहता हूँ तो वो कैसे होगा। तो ये तरीका है उसका, आप वंस लिखें और उसके बाद जो जितनी रोज़ आप चाहते हैं और जितने कॉलम्स चाहते हैं ये बना के ओ में प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हम ओ लिखते हैं तो ये देखें आपको 2x5 का एक ओ मैट्रिक्स उसने बना के दे दिया। ठीक है, तो साइज़ भी आप इसका जब चेक करेंगे तो वो ठीक होगा, मतलब 2x5 ही होगा। अब एक ए मैट्रिक्स है जो कि 2x5 का है, ओ मैट्रिक्स है वो भी 2x5 का और बी भी 2x5 का। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये मैटलैब की एक ये भी आसानी है कि आप एक नंबर, मतलब फ़र्ज़ के मैं 2 एक नंबर सारे मतलब मैट्रिक्स की हर वैल्यू में एंटर करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर ए एक वैल्यू एक मैट्रिक्स ए है, इसके हर मतलब हर एलिमेंट में मैं 2 ऐड करना चाहता हूँ तो उसका तरीका भी बड़ा आसान है, बस आप 2 + a लिखें, दैट्स इट। ठीक है, जब आप 2 + a लिखेंगे ना तो एक नया मैट्रिक्स G बनेगा, वो भी 2x5 का, लेकिन ये इसमें क्या होगा कि हर मतलब हर वैल्यू में 2 ऐड हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जस्ट ये 1 लाइनर स्टेटमेंट हो गई है कि एक स्केलर नंबर जो है ना वो सारों में ऐड हो चुका है। सेम केस मल्टीप्लिकेशन के लिए, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे नंबर्स 2 टाइम्स में चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं D को दोबारा चेक करता हूँ तो ये 2 टाइम्स में सारे नंबर हो गए। और यही केस डिवीजन के लिए भी है। अगर आप 8/3 करते हैं तो डिवीजन भी आपके सामने आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैटलैब के अंदर जिस तरह अभी हम डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वगैरह देख रहे हैं, तो मैं इस सब को ज़रा ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करने से बेहतर है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अगर आप Ctrl+R प्रेस करेंगे तो ये कमेंट हो जाएगा और ये ग्रीन कलर में चला जाएगा। और इसी तरह अगर आप सेलेक्ट करने के बाद अगर इसको अनकमेंट करना चाहते हैं तो Ctrl+T प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से मतलब अनकमेंट हो जाएगा। दूसरा ये कि जब आप अपने प्रोग्राम में चेंजिंग करते हैं और उसे सेव नहीं करते तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपने मैट्रिक्स प्रोग्राम 1.m लिखा हुआ है उस पर स्टैटिक लगा हुआ है। इसी तरह यहाँ भी स्टैटिक लगा हुआ है और यहाँ भी स्टैटिक लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि आपने अभी तक इसे सेव नहीं किया है। मतलब आपको एक किस्म को बताया जाता है कि ये प्रोग्राम अभी सेव नहीं है, तो आप Ctrl+S करके उसे सेव भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब आप रन का बटन प्रेस करते हैं या फिर F5 प्रेस करते हैं तो वो भी आपके प्रोग्राम को सेव करके एग्जीक्यूट करता है। तो लेकिन बेहतर ये है कि Ctrl+S जो है ना वो आपके हाथ में होना चाहिए, उस पे आप वर्किंग करते रहें। एक दोबारा से मैं एक ए मैट्रिक्स लिखता हूँ। ए मैट्रिक्स के अंदर मैं अपनी तरफ से कोई आर्बिट्री वैल्यूज़ इंटर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक फंक्शन है लेंथ के नाम से। ठीक है, लेंथ के नाम से एक फंक्शन है, वो करता क्या है, लेंथ क्या रिटर्न करेगा अभी देखते हैं। 7 एक्चुअली ये बता रहा है कि इस ए में 7 एलिमेंट्स।
दैट्स इट। तो लेंथ का फंक्शन भी उसी तरह यूज़ होता है जिस तरह हम साइज़ का फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेंथ में एक एरे कितना बड़ा है, उसमें कितने एलिमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो आपको रिटर्न कर देता है। तो अभी हमने कुछ फंक्शंस देखे हैं ज़ीरोज़ वंस के, और इसी तरह अगर आपको कोई ये कहे कि आप वंस का एक मैट्रिक्स बना दो जो कि 2x4 का हो, आपको कोई ये कहे कि आप एक मैट्रिक्स बना दो जिसमें सारी वैल्यूज 12 हो, 12 मतलब सारे के सारे 12 पड़े हो, मतलब वंस नहीं 12 पड़े हो। तो मैटलैब में ऐसा कोई फंक्शन तो नहीं है, लेकिन आप उसे बना सकते हैं, क्योंकि आप वंस का मैट्रिक्स बना के उसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास मैट्रिक्स का 12 आ जाएगा। ये जस्ट कॉमन सेंस ही है। तो Q में अब 2x4 का एक मैट्रिक्स है जिसमें सारे 12 पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स, मैं मैट्रिक्स ज़रा दोबारा से चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना चाहता हूँ 3x3 में। तो नई रो जहाँ पे शुरू करनी होती है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, सेमीकोलन। तो 10 और -61, तो ये मेरे पास एक मैट्रिक्स आ गया ए। मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि इसका साइज़ क्या है, वैसे नज़र तो आ रहा है, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो यह है जी 3x3। तो ए एक मैट्रिक्स है जो कि 3x3 है। अगर मैं एक फंक्शन यूज़ करूँ DIAG का, ठीक है, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये भी चेक कर लेते हैं। पहले तो मैं आपको ए दिखाता हूँ कि ए क्या है। ए ये मैट्रिक्स है। अब डी दिखाता हूँ कि डी क्या है। डी ये है। अब ज़रा गौर करें कि डी एक्चुअली डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, 1 6 -61, 1 6 -61, ये इसने आपको रिटर्न किया। तो DIAG का फंक्शन से आप डायगोनल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आप को कोई ये कहे कि आप तो रो मैट्रिक्स बना सकते हो, रो मैट्रिक्स जो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके या रो वेक्टर ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें एक ही रो होती है। तो जैसे कि हम बना रहे थे 1 2 3 4 5। तो अगर आपको कोई ये कहे कि कॉलम मैट्रिक्स बना के दिखाओ, तो कॉलम मैट्रिक्स के लिए सिंपल है। आपको पता है कि जब आप नई रो में जाते हैं तो आपको क्या करना होता है, 1 सेमीकोलन लगाना होता है, 2 3 और ये 4 और ये 5। तो दोनों में फ़र्क क्या है बी और सी में, कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के एक किस्म के ट्रांसपोज हैं। तो बी ये है, आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये बी है। मैं इसको ज़रा थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ, CLC कर देते हैं। हाँ, ये बी था। और सी क्या है, सी ये है। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल टाइप। आपको ये पता ही है कि ये 1x5 है और ये 5x1 है। तो जब आप सी का साइज़ चेक करेंगे SIZE, तो इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 5x1 है। इसमें 5 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, जबकि इसके अंदर 1 रो थी और 5 कॉलम्स थे। मल्टीप्लिकेशन नंबर्स की डिवीजन नंबर्स की वो भी बड़ी सिंपल है। A = 3, B = 9। तो अगर आपको कोई ये कहे कि C एक ऐसा नंबर है उस जिसमें A/B पड़ा हुआ है, A/B, तो आप ये कैलकुलेट करके दिखाओ ना। तो ये C भी सिंपल है, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि मतलब A/B 0.333 होगा। लेकिन एक तो डिवीजन इस तरह की है और एक डिवीजन इस तरह की है। मतलब एक इस तरह की है, आपको स्लैश इस तरह यूज़ करनी है, एक आपने स्लैश इस तरह यूज़ करनी है। दोनों स्लैशेस में फ़र्क है। देखें, जब मैंने इस तरह किया तो उसने रिजल्ट देना है A/B। जब मैं स्लैश इस तरह यूज़ करूँगा तो उसने हमें रिजल्ट देना है B/A, यानी कि A/B का रेसिप्रोकल। तो उस सूरत में ये रिजल्ट हमें 3 देगा। तो ये 3 हमारे सामने आ गया। तो ये इसको राइट डिवीजन और लेफ्ट डिवीजन का नाम दिया जाता है। अब अगर आपके पास एक मैट्रिक्स, में मैट्रिक्स ऑफ 13 बनाता हूँ, ठीक है। तो ए एक मैट्रिक्स है जिसमें 13 पड़े हुए सारे के सारे। तो उसको बनाने का तरीका ये होगा, और वो 3x3 का है अगर, तो 3x3 का मैट्रिक्स ये आपने जनरेट कर लिया मैट्रिक्स ना। तो इसको रन करें। जब तक रन नहीं करेंगे तब तक ए यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जब आप इस M फाइल को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक वेरिएबल्स यहाँ नहीं आएंगे। जब तक वेरिएबल्स यहाँ नहीं आएंगे तब तक आप उसे कमांड विंडो में चेक नहीं कर सकते। तो इसलिए मेक श्योर कि आप पहले उसे एग्जीक्यूट करें
और उसके बाद फिर नीचे देखें। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा ए को देखता हूँ, तो ये एक मैट्रिक्स है। आप इस पूरे मैट्रिक्स पे भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। मैटलैब के अंदर एक फंक्शन है साइन के नाम से, तो आप अगर साइन ऑफ ए करें और रिजल्ट आप टी में प्लेस कर दें, तो चेक करते हैं क्या टी के अंदर क्या गया होगा। टी के अंदर हर वैल्यू का इंडिविजुअल साइन कैलकुलेट कर दिया गया। तो दैट्स क्वाइट सिंपल। तो अब ऐसा करते हैं कि एक और मैट्रिक्स लेते हैं और आपको मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो सी एक मैट्रिक्स है जिसमें सारे के सारे वो जिस तरह होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो EYE और 3,3, ठीक है। EYE ये अभी दिखाता हूँ कि क्या चीज़ है। जब आप C को यहाँ पे देखेंगे तो C इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें T प्लस C प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब चेक करते हैं V के अंदर क्या प्लेस हुआ होगा। V में ये प्लेस हुआ है, क्योंकि जो बाकी वैल्यूज सारी की सारी वही होंगी जो कि T की थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो डायगोनल है वहाँ पे 1 ऐड हो गया, क्योंकि हम किस में ऐड करे थे, I के अंदर। I क्या होता है एक्चुअली, I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्रिएट करने का तरीका है मैटलैब में। I का एक फंक्शन है। तो फंक्शंस हम आहिस्ता आहिस्ता मतलब हम यूज़ कर रहे हैं। देखें सारे के सारे फंक्शंस, वंस, ज़ीरोज़, साइज, लेंथ, डायगोनल, साइन, इस तरह के फंक्शंस अभी आ रहे हैं। तो इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में भी कोशिश करेंगे कि फंक्शंस जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करवाएं, और आपको हेल्प की तरफ जाकर भी फंक्शंस को किस तरह देखते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अब एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें 1 2 3 3 4 5, ये मैं आर्बिट्री मैट्रिक्स ले रहा हूँ, 6 9 8। तो एक मैट्रिक्स है और ए को जब ये देखते हैं तो ये चीज़ बनी हुई है। एक फंक्शन होता है सम का, ये बड़ा जबरदस्त फंक्शन है सम। मेक श्योर कि जो आप वेरिएबल के लिए जो नाम चूज़ करेंगे ना, वो इसको जहन में रख के चूज़ करना है कि मैट्रिक्स जो है, मैटलैब जो है वो केस सेंसिटिव है। तो अगर आप एक वेरिएबल कैपिटल एस लेते हैं और एक स्मॉल एस लेते हैं तो दोनों में डिफरेंस होगा। तो सम ऑफ ए क्या करता है, ये एक्चुअली कॉलम वाइज सम कैलकुलेट कर लेता है। मतलब 1 3 और 6 को ऐड करके क्या रिजल्ट आएगा, 10, और इसी तरह 2 4 और 9 को रिजल्ट करके 15 रिजल्ट आएगा। इसी तरह कॉलम्स को ऐड कर देता है और एक नया मैट्रिक्स बनाएगा जो कि क्या होगा, अभी हम चेक कर लेते हैं। एक नया मैट्रिक्स बनाया जो कि 1x3 है। एक्चुअली ए में जितने भी एलिमेंट थे, मैं आपको जरा यहां से दिखाता हूं। ए, हाँ जी, ये पहला रिजल्ट 1 3 6 को करके 10 आ गया, 2 4 9 को सम करके 15 आ गया, और 3 5 8 को करके 16 आ गया। तो एक्चुअली ये कॉलम वाइज सम कैलकुलेट करता है। तो अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि रो वाइज सम कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको अपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ट्रांसपोज लेना बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना चाहते हैं तो उसको सिंपली मैं t इक्वल टू a, ये अपॉस्ट्रोफी यूज कर लें, ठीक है। तो अब t क्या होगा, t ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। तो मैं यहाँ पे t लिखता हूँ और इसको दोबारा से चलाते हैं। अब s कैलकुलेट करें तो अब ये कौन सा है, ये अब रो वाइज समेशन है, रो वाइज सम है। तो a को भी यहाँ पे देख लेते हैं कि वाकई सम सही आया कि नहीं आया। देखिए 1 2 और 3 को ऐड करें तो 6 आता है, 3 4 और 5 को ऐड करें तो 12 आता है, और 6 9 और 8 को ऐड करें तो 23 आता है। तो ट्रांसपोज लेने का तरीका क्या था, a अपॉस्ट्रोफी। अगर वैसे बेहतर है कि आप ये वाला फंक्शन भी यूज कर लें, ट्रांसपोज a। तो इसका मतलब भी वही है जो कि नॉर्मली था। तो ट्रांसपोज का फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी वही चीज़ ही रिटर्न करेगा। अब हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ ना। मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ ज़रूरी है कि दो मैट्रिक्स जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके ऑर्डर बराबर होना ज़रूरी नहीं है। उनके जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स
और सेकंड मैट्रिक्स की रोज वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो उसके लिए हम फर्स्ट किया मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3, बल्कि वो मैंने पहले इस तरह का लिया हुआ है 10 38 43। अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 12 31 20। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ये मैंने कितने इनका साइज यानी कि इनका ऑर्डर मैंने क्या रखा है। तो ए मैट्रिक्स है 3x3 का और बी मैट्रिक्स है जी 2x3 का। ठीक है, तो आपको एक ए मैट्रिक्स है 3x3 का और बी मैट्रिक्स है 2x3 का। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी चेक करते हैं कि पहले के कॉलम्स क्योंकि 3 है और दूसरे की रोज 2 हैं, बराबर नहीं है, इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का एरर आएगा यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे, आप ए मल्टीप्लाई बाय बी अगर आप करेंगे और उसे सी में प्लेस करेंगे और बाद में सी का रिजल्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट डायमेंशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा। तो इसका जब ये आ जाए तो इसका मतलब ये है कि आपके दोनों मैट्रिक्स जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन के काबिल नहीं थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर फर्ज करें कि आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मैं इसकी एक और रो बढ़ा देता हूँ, क्योंकि पहले के कॉलम 3 है तो इसकी मैं ना 3 रोज कर देता हूँ 1 2 और 9। अब चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो आप सी को देखें तो अब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गई है। ये मल्टीप्लिकेशन उसी तरह ही है जैसे दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि दो मैट्रिक्स आपस में जिस तरह मल्टीप्लाई हुए हैं वो इस तरीके से मल्टीप्लाई हुए हों कि जैसे एडिशन होती है, लाइक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉइंट टू पॉइंट हो जाए। पॉइंट टू पॉइंट मतलब पहला जो दो मैट्रिसेस हैं उसमें ए का पहला एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो, फिर ए का दूसरा बी के दूसरे के साथ, फिर ए का तीसरा बी के तीसरे के साथ। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर आप चाहते हैं कि मल्टीप्लाई हो तो उसके लिए मैटलैब के अंदर एक डॉट ऑपरेटर है। अगर आप डॉट ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन के साथ इस तरफ लिख देंगे तो अब पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होगी, इसे हम डॉट मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब आप सी चेक करेंगे तो सी का रिजल्ट कुछ और आएगा क्योंकि अब पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अब एक चीज है कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 7 और आप ए मल्टीप्लाई बाय ए कर रहे हैं, मतलब ये मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा हूं ना, तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ए के जो कॉलम्स हैं और उसी ए के रोज वो इक्वल नहीं है। तो इसलिए जो है ना हमें यहां पे अब दोनों ए है, दोनों ए ही, लेकिन जो फर्स्ट है इसके कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल नहीं है। हम जरा चेक कर लेते हैं, साइज ऑफ ए वो 4x3 है, तो ए के कॉलम्स और बी और दूसरे ए मतलब जो ए ही है उसकी रोज वो इक्वल नहीं है। तो मतलब 3 और 4 इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर एक मैट्रिक्स का अपने साथ अगर आपने मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करनी है तो उसका स्क्वायर होना जरूरी है एक किस्म का, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। हाँ, अब इनकी क्या पॉसिबल है? इनकी पॉसिबल है जी आप डॉट मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर एक मैट्रिक्स को अपने साथ करते हैं और वो स्क्वायर नहीं है या है तो डॉट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये रिजल्ट सी में आपका चला गया। इसी तरह अगर आप अब आपके पास सी आ गया तो आप सी का इन्वर्स भी ले सकते हैं। इन्वर्स एक और फंक्शन आ गया, सी का इन्वर्स लें और उसको प्लेस कर दें जी, मैं आई एन में प्लेस कर देता हूं। इन्वर्स लेने के लिए ज़रूरी है कि जो सी है वो स्क्वायर होना चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ये ए बन गया, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ क्योंकि ए अब स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे मैं ए देखता हूँ, वाकई ठीक है, और सी लिखता हूँ, सॉरी आई एन लिख लिया, कैपिटल आई एन। तो ये आपका कौन सा मैट्रिक्स आ गया? ये इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है। अब चेक करते हैं कि जब आप ए को उसके इन्वर्स के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, ए को उसके इन्वर्स जो कि आई एन है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता होता है ये चेक करते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और
आई को देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि ये आप इसके डायग्राम में क्या पड़ा हुआ है 1 और एल्स हर जगह पे 0 है, तो इसका मतलब क्या कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये रूल है एक किस्म का कि जब आप एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, मतलब आई आता है। अब अगर फर्ज करें आपके पास ए भी है आई भी है, अब इसी तरह और फंक्शन भी देखते हैं। एक फंक्शन है जी डिटर्मिनेंट का, तो DET के नाम से एक फंक्शन है, आप जस्ट एक कमांड में है ना डिटर्मिनेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो ए का मैं डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करता हूँ, इसको मैं डी में प्लेस करता हूँ, तो चेक करते हैं डी में क्या आता है। तो डी की वैल्यू 8 आ गई है। तो डिटरमिनेंट भी वन लाइनर ही है, एक ही लाइन में जो है ना वो कैलकुलेट कर सकते हैं आप। ए का रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो हम करते आए हैं काफ़ी अर्से से, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं रैंक कैलकुलेट करने के लिए मैं अब क्योंकि मैं डी में अब रैंक है तो इसका रैंक 3 है, मतलब आप इसे रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म मतलब कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज हैं वो 3 ही बचेंगी। तो रैंक का फंक्शन भी हमने देख लिया। इसी तरह एक फंक्शन इसके अंदर अगर आप इसमें से आइगन वैल्यूज़ निकालना चाहते हैं तो EIG का एक फंक्शन है जो कि आपको आइगन वैल्यूज़ रिटर्न करेगा। आइगन वैल्यूज़ जब रिटर्न करेगा तो उसमें ये लीनियर अलजेब्रा की चीज़ें हैं, इसमें एक तो आइगन वैल्यूज़ भी आती हैं और आइगन वेक्टर्स भी आते हैं। तो मैं आइगन वैल्यूज़ को D कह देता हूँ फर्ज किया, और उसको मैं V कह देता हूँ, तो दो तरह के वैल्यूज़ आएंगी, तो इसके 2 आउटपुट्स आती हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि व्हाट इज़ D, तो D ये आ गया और V ये आ गया, ठीक है। तो सॉरी इधर मैंने V लिखना था और इधर D लिखना था, अपनी तरफ से जो भी वैल्यूज़ लिख लें। तो इधर वेक्टर्स आते हैं, पहले नंबर पे वेक्टर्स आएंगे, उसके बाद फिर डायगोनल वैल्यूज़ आएंगी। तो V को जब आप लिखते हैं तो ये आपके आइगन वेक्टर्स हैं, ये पहला आइगन वेक्टर है पहला कॉलम, दूसरा आइगन वेक्टर दूसरा कॉलम, और तीसरा आइगन वेक्टर तीसरा कॉलम। इसी तरह जब आप D को करेंगे तो ये आइगन वैल्यूज़ हैं, ये पहली आइगन वैल्यू, ये दूसरी और ये तीसरी। तो ये था जी आप जब कैलकुलेट करते हैं। तो डॉट मल्टीप्लाई का भी हमने जिक्र किया था, इसी तरह डॉट डिवाइड भी एक चीज़ है। तो अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है B जो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे A है, मैं ज़रा इसको अजीब तरीके का एक मैट्रिक्स बना देता हूँ। मैं 2 मल्टीप्लाई बाय A करता हूँ, और आप जब भी एक इक्वेशन लिखना चाहेंगे ना और उसमें प्रेसिडेंस बताना चाहेंगे तो आपने हमेशा पैरेंथेसिस यूज़ करनी है, और जब भी आप मैट्रिक्स बनाएंगे मैटलैब में तो उसके लिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। तो ये रिजर्व्ड है, आपने इक्वेशन में प्रेसिडेंस बताते हुए कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ नहीं करनी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय A किया मैंने, उसके बाद मैं प्लस इसमें कर देता हूँ जी 19, ठीक है। ये B एक मैट्रिक्स बन गया। तो A को देखते हैं क्या आया, A आपके सामने है और B भी आपके सामने आ गया। तो अब ऐसा करते हैं कि हमारे पास A भी है और B भी है। अब A और B को डिवाइड करते हैं, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट, मतलब पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ डिवाइड हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ डिवाइड हो, और तीसरा तीसरे के साथ डिवाइड हो। तो मैं एक C मैट्रिक्स लेता हूँ जिसमें A डिवाइडेड बाय B करूँगा, लेकिन अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा। तो C में क्या है जी, C में A डिवाइडेड बाय B आ गया, मतलब सबसे पहले क्या होगा, A का पहला एलिमेंट B के पहले एलिमेंट से डिवाइड हुआ होगा, इसी तरह फिर A का दूसरा एलिमेंट B के दूसरे एलिमेंट से डिवाइड हुआ होगा। अब अगर कोई आपको ये कहता है कि आप स्क्वायर लें, स्क्वायर, तो मैटलैब में किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर लेते हैं, अगर B इक्वल टू 2 है और आपको कोई कहता है कि आप इसका स्क्वायर लें, तो मैं C में अगर B का स्क्वायर लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा B और ये, तो ये हैट ऑपरेटर जो है ना ये आपने यूज़ करना है, B हैट 2। इसका मतलब है कि आपने B का स्क्वायर ले लिया, तो आप पावर 3 पावर 4 पावर 10 कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। C में जो है ना B की पावर 10 मतलब 2 की पावर 10 जो कि 1024 होती है वो कैलकुलेट हो गई है। तो आप यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ऐसे भी यूज़ कर सकता हूँ 2 की पावर 19, तो वो भी यहाँ पर आ गई। तो ये है जी पावर का सिंबल जो कि आप मैटलैब में यूज़ करेंगे। अब अगर आपको कोई ये कहता है कि A का स्क्वायर लें, मतलब A आपके सामने एक मैट्रिक्स है, उसका स्क्वायर लेने का मतलब ये है कि आप A मल्टीप्लाई बाय A कर दें, ठीक है। आप A मल्टीप्लाई बाय A कर दें या A का स्क्वायर लें, वो बात एक ही है, लेकिन
ए का स्क्वायर और ए मल्टीप्लाई बाय ए में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है। ए मल्टीप्लाई बाय ए जब आप करेंगे वो क्या होगा, अब ये 3 क्रॉस 3 का है, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए, और मैंने ये कर दिया जी क्यू में, ये पी में, और इसी तरह क्यू ए डॉट मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करते हैं कि ये दोनों में क्या फ़र्क है। पी में क्या स्टोर हुआ है ये, और क्यू में क्या स्टोर हुआ है ये। दोनों का रिजल्ट डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो पी है, पी वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, और जो क्यू है वो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ए का पहला एलिमेंट ए के पहले एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई हुआ है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, हर एलिमेंट का स्क्वायर किस में लिया जा रहा है, वो इसमें लिया जा रहा है। हम चेक करते हैं इसको। अगर आपने हर एलिमेंट का स्क्वायर का मतलब ये है कि हर एलिमेंट की पावर लेनी है कोई ना, तो उसके लिए आप जो यूज करेंगे, फर्स्ट के मैं यहाँ पे एक w इक्वल टू ए पावर 2 करता हूं, तो ये एरर आएगा। ये एरर मतलब ये a मल्टीप्लाई बाय a कर देगा, लेकिन ये हर किसी का स्क्वायर नहीं लेगा, हर एलिमेंट का स्क्वायर नहीं लेगा, ये कुछ और करेगा। चलें चेक करते हैं, w को चेक करते हैं। ये इसने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन a मल्टीप्लाई बाय a कर दिया इसने, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर एलिमेंट का स्क्वायर हो जाए तो ये पॉइंट बाय पॉइंट पावर है। तो ये डॉट ऑपरेटर पावर के साथ भी यूज हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी यूज हो सकता है, और डिवीजन के साथ भी यूज हो सकता है। तो जहां पे आप पॉइंट बाय पॉइंट प्रोसेसिंग करना चाहते हैं तो वहां पे आप ये डॉट यूज करेंगे। अगर कोई बड़ी वैल्यू है, लाइक कोई अगर 10,000 लिखना चाहता है, तो मतलब अगर फर्स्ट करो एक वैल्यू है, मैं f के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ जी ये, ठीक है। इसको लिखने के बजाय फर्स्ट के इसके अंदर 8 जीरोज हैं, तो उसके लिखने के बजाय आप E1 फर्स्ट किया 1 E8 लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि f में क्या स्टोर है, ये आपके सामने आ जाएगा, f में ये स्टोर है। तो इसी तरह आप ये -8 भी लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये 10 पावर -8 है, तो ये f यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे 2.45 है, ठीक है, तो वो भी प्लेस हो सकता है। तो ये सारी की सारी आपकी मर्जी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। अब इसी तरह फंक्शंस अब आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं। तो एक फंक्शन है XQRT, ये स्क्वायर रूट के लिए फंक्शन है। तो अगर आप f इसका करते हैं और मैं SR में इसे सेव करता हूँ, ये स्क्वायर रूट ऑफ f भी मुझे निकाल के दे देगा। तो SR को यहाँ पे चेक करते हैं, वो क्या है, वो है 1.5625 और 10 पावर -4। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और सम हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो होते हैं जिसके अंदर इमेजिनरी पार्ट भी होता है और रियल पार्ट भी होता है। तो एक अगर आप SQRT लिखते हैं और उसकी पावर -1 करते हैं, तो ये चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ बनती है। ये समय वो आयोटा वाली फॉर्म की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको। तो Q को अगर चेक करें तो Q क्या आएगा, ये आ गया। तो ये 0 + 1 आयोटा, ये आपके पास इमेजरी नंबर आ गया है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, जिसमें रियल पार्ट तो खैर इसमें है ही नहीं। तो आप ऐसा करते हैं कि एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं 2 + 3, J भी लिख सकते हैं और I भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। I भी लिख सकते हैं, J भी लिख सकते हैं, ये रिजर्व्ड है। 6 - 10 I, और फिर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन डाला है क्योंकि मैं नई रो बनाने जा रहा हूँ। फिर 5 + 20 I और 4 - 29 I। तो ये एक A मैट्रिक्स बन गया। अब इसे चेक करते हैं कि ये A मैट्रिक्स क्या है। ये A मैट्रिक्स आ गया आपके सामने। तो इस A मैट्रिक्स में अगर आप इसका एब्सोल्यूट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। एब्सोल्यूट आपको पता है कि वो क्या क्या होता है, ये मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये Q के अगर मैं इक्वल कर दूं तो देखते हैं Q में क्या प्लेस होता है। Q में जी ये प्लेस हुआ है। तो इसने क्या किया होगा, 2 का स्क्वायर +
3 का स्क्वायर और फिर बाद में स्क्वायर रूट करके रिजल्ट ही आपके सामने ही है, 2 क्रॉस 2 का रिजल्ट आया। तो इसने हर वैल्यू का, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट कैलकुलेट कर लिया या फिर मॉडुलस कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्रिक है, जहाँ जो बात मैंने आपको ट्रांसपोज की बताई थी वो यहाँ पे आकर ज़रा थोड़ी सी चेंज होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। यहाँ पे ए ट्रांसपोज का मतलब, और इसी तरह मैं एक टी लेता हूँ, T1 लेता हूँ, और एक वेरिएबल मैं T2 लेता हूँ। एक होता है ए ट्रांसपोज और एक है ए डॉट ट्रांसपोज, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि पहले हम ए को चेक करते हैं, ए क्या है, मैं जरा इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। फिर उसके बाद हम T1 को चेक करते हैं। T1 में और ए में डिफरेंस ये है कि ये कॉन्जुगेट नजर आ रहा है आपको, सारी वैल्यूज कॉन्जुगेशन की फॉर्म में गई हैं। मतलब क्या था कि यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस है, यहां पे माइनस था, ये वाला इधर चला गया, ये वाला जो पूरा जो वैल्यू थी वो इधर आई हुई है। मतलब ये ट्रांसपोज भी हुआ है और साथ इसका कॉन्जुगेट भी हुआ है। लेकिन अगर आप T2 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसी चीज़ है जैसे आप ट्रांसपोज ले रहे हैं, सिंपल ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो इस चीज़ का फ़र्क ये है कि जब आप ये वाला यूज़ करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ट्रांसपोज के लिए अगर आप इस तरह का फंक्शन यूज़ करेंगे, अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, तो उस सूरत में ये ट्रांसपोज नहीं, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेगा। और अगर ये लिखते हैं तो फिर ये सिंपल ट्रांसपोज ही लेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉलन ऑपरेटर। मैटलैब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉलन ऑपरेटर है, या फिर इसे कहते हैं रेंज ऑपरेटर। तो अगर आपने 1 से लेके 1000 तक एक एरे लेना है और वो आप खुद जाके लिख रहे होंगे तो ये भी ठीक नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 1 कॉलन 1000, बस ये क्या करेगा, 1 से लेके 1000 तक आपको वैल्यूज जनरेट करके दे देगा। जरा इसको यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो ये इतना बड़ा मैट्रिक्स जो है ना आपके सामने आ गया, इसमें 1000 वैल्यूज हैं। इसका साइज चेक करते हैं कि साइज क्या होगा। ये किस फॉर्म में जो है ना हमें देता है, ये एक रो की फॉर्म में हमें 1000 वैल्यूज देगा या कॉलम की फॉर्म में। तो इसने रो की फॉर्म में दिया है आपके सामने, एक रो और 1000 वैल्यूज, ठीक है। अब इसने पहली वैल्यू 1 दी है, फिर उसके बाद वैल्यू 2 दी है, उसके वैल्यू 3 दी है, मतलब एक एक का इंक्रीमेंट कर रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा का इंक्रीमेंट करें तो आप एक और कॉलम लगाएं और दरमियान में अपनी पसंद का इंक्रीमेंट लगते हैं। अभी क्या करेगा, पहला एलिमेंट 1 रखेगा, दूसरा एलिमेंट क्या होगा 4, फिर क्या होगा 7, मतलब 3 की वैल्यूज इंक्रीज होके 1000 तक जाएंगी। चेक करते हैं, मैं ज़रा इसको कम कर देता हूँ ताकि नज़र भी आए चीज़ें। तो यहाँ पे जब मैं ए प्रेस करूंगा तो देखते हैं अब क्या आता है। 1 4 7, ये देखिए 3 का फर्क है, सब में 3 का फर्क है। तो जितने का आप डिफरेंस क्रिएट करना चाहते कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान काम है मैटलैब में। आप लूप भी यूज नहीं करते और कॉलम ऑपरेटर यूज करके अपना काम भी कर लेते हैं। तो इट्स अ रेंज ऑपरेटर। अब 1 4, अब अगर कोई बंदा कहता है कि मैं डिक्रीमेंट यूज करना चाहता, मतलब 1000 से लेके एक बंदे ने 50 तक आना है, तो फिर क्या करें, मतलब फिर तो डिक्रीमेंट होगा। डिक्रीमेंट के लिए यू यूज कर सकते हैं, माइनस साइन यूज कर सकते हैं, और अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे दरमियान में तो 1 कंसिडर करेगा और इस पे एरर आ जाएगा, क्योंकि हमेशा यहाँ पे लोअर वैल्यू होती है और यहाँ पे हायर वैल्यू होती है, ठीक है। तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसने 1 का इंक्रीमेंट करना होता है, तो 100 में 1 का इंक्रीमेंट करके फिर ये 50 तक कभी नहीं पहुंच सकेगा। आपको बताना होगा कि आप इंक्रीमेंट नहीं बल्कि डिक्रीमेंट करो। तो डिक्रीमेंट 2 का 3 का जितने का करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ए मैट्रिक्स है, ये आपके सामने है, पहली वैल्यू 100 और उसके बाद आखिरी वैल्यू 50। ये था जी रेंज ऑपरेटर। तो अब ये रेंज ऑपरेटर था इन द फॉर्म ऑफ रो वेक्टर। आप इसे कॉलम वेक्टर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोज करें तो वो कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। एक चीज़ शायद रह गई है मेरे से, ए इक्वल टू, मैं इसको दोबारा से बताता हूँ, 1 2 3 90 21 34 1
تو یہ ایک میٹرکس ہے. آپ اس کا اگر ریڈیوس رو ایچلن فارم لیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو میں اے ایکول ٹو آر آر ای ایف کرتا ہوں. یہ دیکھیں میں نے اے کیلکولیٹ کر کے اے میں پلیس کر دیا تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تو اگر میں کیو میں پلیس کرتا ہوں تو وہ بھی کر سکتا ہوں. مرضی، یہ ساری مرضی ہے آپ کی. تو اے کریں، کیو کریں، کیو میں انٹر کیا، یہ دیکھیں جی اس نے اس میں کنورٹ بھی کر دیا ہمیں. تو ریڈیوس رو ایچلن فارم میں آپ کنورٹ بھی کر سکتے ہیں جسٹ بائی کلکس. تو ہم نے آج مطلب میکسیمم چیزیں کور کر لی ہیں جو کہ جس سے آپ جو ہے نا وہ میٹرکس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. تو باقی اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. تو یہ تھا بیسک سنٹیکس اور کچھ فنکشنز سے یہ ہم نے سارے کے سارے فنکشنز نہیں کیے، مطلب کچھ فنکشنز ہم نے آج دیکھے ہیں. تو آپ میٹرکس آف رینڈم ویلیوز بھی بنا سکتے ہیں. RAND لکھیں، جتنے روز اور جتنے کالمز کا آپ کو بنانا ہے وہ بنائیں. میں 3 روز اور 4 کالمز کا رینڈم میٹرکس جس میں رینڈم ویلیوز پڑی ہوں گی، اور وہ رینڈم ویلیوز کہاں سے کہاں تک ہوں گی، 0 سے لے کے 1 تک، تو وہ بھی بنا سکتے ہیں. تو میں Q ایکول ٹو RAND 3,4 اگر لکھتا ہوں تو Q کو جب میں کیلکولیٹ کروں گا یہاں پہ تو وہ مجھے رینڈم ویلیوز جنریٹ کر کے دے دے گا. تو یہ ہے جی 3,4 کا ایک میٹرکس جس میں رینڈم ویلیوز پڑی ہیں. تو آپ بعد میں اس کی رینج چینج کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے، یہ 0 سے لے کے 1 تک ہے. آپ اس کی رینج بعد میں ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، ایڈیشن، سبٹریکشن یوز کر کے اس کی رینج بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. تو یہ تھا مطلب سمپل سا میٹلیب میٹرکس کے سنٹیکس اور کچھ فنکشنز چاہیے. تو ایسا کرتے ہیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پھر کچھ سٹفس دیکھتے ہیں میٹلیب کے اندر، فنی سٹفس یا کول سٹفس بھی دیکھیں گے، اور ساتھ پھر اب پروگرامنگ کی طرف آتے ہیں جہاں پر ہم پروگرامنگ میں فار لوپس، کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس کے پروگرام کیسے بناتے ہیں اس کی طرف آئیں گے. اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک میٹرکس کے اندر ایک اسپیسیفک ایلیمنٹ یا اسپیسیفک مائنر میٹرکس وہ کیسے ایکسیس کیا جاتا ہے، تو اس کو بھی دیکھیں گے. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک لازمی کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا. تھینک یو.